जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है UN की चेतावनी, भारत में बढ़ सकता है संक्रमण और मौतों का खतरा। उसी के साथ खबर आ रही है सेंसेक्स 400 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिरा। साथ ही जानेंगे अगली फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश कर सकती है। उसी के साथ जानेंगे गुजरात में मंत्रियों के कारण गुजरात पुलिस में कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा। इसी के साथ जानेंगे रावण की अखिलेश के साथ हुई खटास के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे गुजरात की उत्तरायण यानी मकर संक्रांति में पतंगबाजी के बारे में। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है जनवरी 15, 2022 और दिन हो चुका है शनिवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे भारत में ओमिक्रॉन से हो सकती है बड़ी तबाही, डेल्टा की तरफ बढ़ेगी मौत की संख्या, UN की बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भारत में तबाही मच सकती है कोरोना के कारण, UN ने चेतावनी दी है। निकट समय में इसी तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, UN ने चेताया है। रिकॉर्ड संख्या के बावजूद देश कोरोना के साथ रहने की दहलीज पर पहुंच गया है। देश में कोरोना से हालात और भी बिगड़ सकती है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अप्रैल और जून में 2021 के बीच कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप की घातक लहर में 2,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी वजह से आर्थिक सुधार बाधित हुआ था और निकट समय में भी इसी तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। ये चेताते हुए संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2022 की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोविड-19 के अत्यधिक संक्रमण, ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की नई लहरों के कारण मृतकों की संख्या और आर्थिक नुकसान में फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 400 अंक से अधिक गिरा, निफ्टी 18,200 से नीचे। तो सेंसेक्स 400 अंकों से नीचे चला गया है। शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स में 400 अंक से अधिक की गिरावट आई थी। निफ्टी 111.10 अंक यानी कि 0.61% की गिरावट के साथ 18,146.70 पर और सेंसेक्स में अधिक 2.49% की गिरावट HCL टेक में हुई थी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे 8 सवारियों वाले वाहनों में 6 एयरबैग अनिवार्य, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। तो एयरबैग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान सामने आया है। अब 8 यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग होने अनिवार्य हैं। यात्रियों की सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ये फैसला किया गया है। दरअसल जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग खुल जाते हैं, इससे यात्रियों का काफ़ी बचाव होता है। तो नितिन गडकरी ने अब 8 यात्रियों को ले जाने वाले वाहन में 6 एयरबैग होने अनिवार्य होंगे, इसका ऐलान किया है। बढ़ते अगली खबर की और तो अगली खबर में जानेंगे खस्ता हाल श्रीलंका की और भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, $90 करोड़ से अधिक की वित्तीय मदद की सहायता। जी दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को $90 करोड़ से अधिक का कर्ज देने की घोषणा की है। श्रीलंका में इस समय लगभग आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत है। श्रीलंका भारत से $1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण पर बातचीत कर रहा है। भारत ने श्रीलंका को $90 करोड़ से अधिक का कर्ज देने की भी घोषणा कर दी है क्योंकि वहां आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निवाड केवराल ने बुधवार को कहा था कि उनका देश भारत देश से $1 अरब अमेरिकी डॉलर ऋण पर बातचीत कर रहा है। देखते अगली खबर में जानेंगे महाराष्ट्र पुलिस के 136 कर्मी संक्रमित, कुल मामले 1,253 हुए। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की रफ्तार इतनी तेजी से दिखाई दे रही है कि ये बेकाबू ही नजर आ रही है। शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के मामलों में 2.5 लाख का उछाल आया है। 2.5 लाख को पार कर गया है कुल आंकड़ा। 2.64 लाख से अधिक केसेस मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू लागू होने के बाद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 24,383 नए मामले सामने आए हैं। उसके साथ बात करें महाराष्ट्र पुलिस की, तो महाराष्ट्र पुलिस में भी 136 कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है समाजवादी पार्टी के 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानते हैं क्या है आरोप। तो लखनऊ के पुलिस आयुक्त ने बताया कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में कोविड उल्लंघन का मामला सामने आया था। गौतमपल्ली थाने में प्राथमिकी
दर्ज कराई गई है। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को देखा गया, जिनमें अधिकतर मास्क बिना थे। मामले में कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे चंद्रशेखर आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश ने मुझे अपमानित किया, उन्हें दलितों की जरूरत नहीं, हम भाजपा को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, रावण का आया बयान। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था। इसके बाद अखिलेश के साथ जाने की गठबंधन की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी। मजबूती और एकता के बगैर बीजेपी जैसी मायावी पार्टी को हराना आसान नहीं है। गठबंधन के अगुवा का दायित्व होता है कि वो सभी समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व और सम्मान का ख्याल रखे। यूपी में दलित वर्ग अखिलेश यादव से इस जिम्मेदारी को निभाने की अपेक्षा रखता है। अखिलेश से उनकी मुलाकात जिनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में हुई थी। इसके बाद उन्होंने ये बड़ी बात लिखी थी। दरअसल ये सारी बातें चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्विटर पर लिखी थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 10 महीने से लगातार मेरी अखिलेश से बात हो रही है। अखिलेश तय कर चुके हैं कि वो दलितों से गठबंधन कतई नहीं करेंगे। अखिलेश ने मुझे अपमानित किया है। मुझे लगता है कि दलितों की लीडरशिप के लिए अखिलेश यादव रोड़ा बन सकते हैं। उन्होंने दलितों की लीडरशिप के लिए खड़े नहीं होने का दावा किया है। अखिलेश पर जिम्मेदारी छोड़ी थी कि वे गठबंधन में शामिल करें, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो चंद्रशेखर आजाद रावण का ये बयान आया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे CDS रावत हेलीकॉप्टर हादसे की वजह आई सामने। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने दी ये जानकारी। दरअसल देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय वायुसेना ने कहा दुर्घटना में ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपने प्रारंभिक निष्कर्ष सौंप दिए हैं। भारतीय वायुसेना के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों के रूप में यांत्रिक विफलता, तोड़फोड़ या लापरवाही को खारिज किया गया है। वायुसेना ने यह भी कहा है कि 8 दिसंबर 2021 को अप्रत्यक्ष ढंग से मौसम में बदलाव के कारण बादलों में प्रवेश के परिणाम स्वरूप हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हुई है, जिससे पायलट का स्थानिक भटकाव हुआ और दुर्घटना घटित हुई है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोने लगा BSP कार्यकर्ता अरशद राणा। जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने सभी उम्मीदवारों को लेकर संकेत दिए हैं। वहीं इसी बीच BSP कार्यकर्ता का टिकट न मिलने के कारण रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। बसपा ने इस बार अलग ही रणनीति के तहत उम्मीदवारों को उतारना शुरू किया है। पार्टी की ओर से विधानसभा सीटों पर सीधे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले BSP कार्यकर्ता अरशद राणा का यह दावा आया है। उन्होंने फूट फूट कर रोने के साथ आगामी चुनावों के लिए पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट देने का वादा किया था। ये कहा, लेकिन उन्हें अंतिम समय में टिकट से वंचित कर दिया गया। हालांकि इस बार यूपी चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती और महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मैदान में नहीं उतरने वाले हैं। वे पार्टी के चुनावी अभियान का संचालन करेंगे और उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाएंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स ने पटना पायरेट्स के खिलाफ दर्ज की बड़ी जीत। प्रो कबड्डी लीग से आ रही है खबर। तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने पटना पायरेट्स पर 38-28 की बड़ी जीत दर्ज की है। दीपक हुड्डा ने 10 अंक और अर्जुन देसवाल ने 9 अंक हासिल किए। जयपुर की टीम अंक तालिका में 28 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की मशाल उड़ीसा पहुंची। 16 जनवरी को सिंगापुर के लिए होगी रवाना। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की क्वींस बैटन शुक्रवार को ओडिशा पहुंची। मशाल शनिवार को पुरी और कोणार्क का दौरा करेगी। क्वींस बैटन रिले का आगाज 7 अक्टूबर को बकिंगम पैलेस में हुआ था। बकिंगम में इस साल होने वाले 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की क्वींस बैटन की मशाल शुक्रवार को ओडिशा पहुंची। आपको बता दें कि इस मशाल को रात में भुवनेश्वर में रखा जाएगा। शनिवार को यह पुरी और कोणार्क का दौरा करेगी, जहां जिले के गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी इसका स्वागत करेंगे। इसके बाद यह कलिंगा स्टेडियम में सांकेतिक रिले के लिए भुवनेश्वर लौटेगी, जहां राज्य के प्रतिष्ठित खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे इंडियन रेलवेज से खबर आ रही है ट्रेन के गार्ड अब ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। रेल मंत्रालय ने लिया फैसला।
जी हाँ दोस्तों, रेलवे ट्रेन के गार्ड अब ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। रेल मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। दरअसल भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से गार्ड के पद को ट्रेन मैनेजर के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। ये जानकारी रेल मंत्रालय ने दी है, यानी अब ट्रेन के गार्ड ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। हालांकि पदनामों में संशोधन से उनके वेतन स्तर, भर्ती पद्धति, मौजूदा कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, वरिष्ठता और पदोन्नति के रास्ते में कोई बदलाव नहीं होगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोन के जीएम को लेटर जारी कर दिया है, मतलब सिर्फ पोस्ट का नाम बदला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे, पाकिस्तान पर भी छाया है तालिबान का खौफ। गृहमंत्री राशिद ने दिया बड़ा बयान। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का खुलकर समर्थन करने वाले पाकिस्तान के सामने अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। डुरंड लाइन पर पाकिस्तान बाड़ लगाना चाहता है, लेकिन शायद तालिबान के खौफ के चलते कदम उठाने में झिझक रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख राशिद अहमद ने शुक्रवार को कहा कि उनका मुल्क अपनी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान के तालिबान शासन की सहमति से डुरंड लाइन पर बाड़ लगाने का शेष कार्य पूरा कर लेगा। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे, यूके प्राइम मिनिस्टर एक भारतीय बनने वाले हैं। कौन है भारतीय? ऋषि सुनक। हम आपको बता दें कि ये मूलतः भारतीय है, लेकिन सिटीजनशिप उनकी यूके की है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। खबर है कि बोरिस शराब पार्टी को लेकर बुरी तरह फंसे हैं, जिसके कारण उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। अगर ब्रिटेन के मौजूदा पीएम इस्तीफा देते हैं तो शायद भारतीय मूल के शख्स ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार होगा। आपको बता दें कि दरअसल नारायण मूर्ति के दामाद है ऋषि सुनक। भारतीय उद्योगपति नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति के साथ ऋषि की शादी हुई है। साल 2009 में दोनों की शादी हो चुकी है। इस हिसाब से भी देखा जाए तो ऋषि का भारत से एक गहरा नाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली जानेंगे, ठंड से कपा उत्तर भारत, कोल्ड डे घोषित। सूर्य के उत्तरायण में पहुंचने के बाद कोहरे व बादलों ने बढ़ाई ठंड। तो शुक्रवार को कोहरे और बादलों ने दिल्ली, एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत को ऐसा घेरा कि अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह से मौसम विभाग ने इसे कोल्ड डे की संज्ञा दी है। शनिवार को भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। देखते अगली खबर में जानेंगे, दिल्ली, पंजाब और कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम। आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने की आशंका। दरअसल गणतंत्र दिवस के पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, सीमावर्ती राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम गई है। दिल्ली के गाजीपुर फुल मंडी में एक लावारिस बैग में आईडी मिला है, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के अमृतसर में 5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों ने चुनाव के दौरान धमाकों के लिए विस्फोटक सामग्री भेजी थी। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में आम लोगों को निशाना बनाने के लिए बोरी में छुपाकर रखी गई प्रेशर कुकर बरामद हुई है। इससे समय रहते ही निष्क्रिय कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे, मायावती के जन्मदिन पर बीएसपी की पहली लिस्ट जारी। पहले चरण में 58 में से 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कहा गठबंधन किसी से नहीं होगा। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर पहले चरण के लिए 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बाकी 5 सीटें 1-2 दिनों में जारी कर दी जाएंगी। चुनाव की कमान सतीश मिश्रा और आनंद को दी है। मायावती ने कहा है बीएसपी इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस आएगी। लोग बीएसपी के पिछले कामकाज के आधार पर वोट देंगे और सत्ता में जरूर लाएंगे। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया है। मायावती ने कहा कि किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। हमें पूरा भरोसा है कि हम इस बार पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। देखते अगली खबर। तो इस खबर में जानेंगे, महिला वित्त मंत्री के नाते चौथा बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी निर्मला सीतारमण। मोदी सरकार का होगा 9वां बजट। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। देश की महिला वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला संसद में लगातार चौथी बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। वहीं बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार का लगातार 9वां यह आम बजट होगा। तो इस खबर में जानेंगे, कोरोना से उबरने के 3 महीने तक नहीं मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस। बीमा कंपनियों ने लागू किया नया नियम।
तो दोस्तों पीटीआई के हवाले से खबर आई है, जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके हैं उन्हें नई जीवन बीमा पॉलिसी लेने से पहले 3 महीने तक इंतजार करना होगा। बीमा कंपनियां अन्य बीमारियों की तरह कोरोना वायरस मामलों के लिए प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता को लागू कर रही है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां पॉलिसी जारी करने से पहले जोखिम का आकलन करने के लिए लोगों को तय समय का इंतजार करने को कहती है। कोरोना वायरस के संक्रमण से उबर चुके लोगों के लिए वेटिंग पीरियड की शर्त सिर्फ जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होगी। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके लोगों के लिए प्रतीक्षा अवधि मायने रखती है, क्योंकि बीमा कंपनियां संक्रमण के बाद बड़ी ऊंची मृत्यु दर को लेकर सतर्क हो गई है। बीते 2 साल में क्लेम की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बीमा कंपनियों को क्लेम सेटलमेंट में काफी खर्चा करना पड़ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे मौसम साफ पर शीतलहर की चपेट में जम्मू कश्मीर। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक तरफा यातायात। तो बारिश के थमने के बाद से जम्मू कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान का गिरना लगातार जारी है। पूरे कश्मीर संभाग और लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चल रहा है। जम्मू संभाग के बनिहाल, बटोत, भद्रवाह, पूंछ, बनी आदि क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में सुबह घना कोहरा पड़ रहा था। आपको बता दें कि इससे ज्यादा कोहरा था कि तेज रफ्तार दौड़ने वाली गाड़ियां भी रोकने को विवश हो गए थे। अधिकतर गाड़ियों को हेडलाइट ऑन करके ही चलना पड़ रहा था। दूसरी ओर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक तरफा यातायात ही शुरू था। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कपिल शर्मा की बायोपिक फनकार का ऐलान हुआ। जी हां दोस्तों, इंडिया के जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा की बायोपिक बनने वाली है। क्या खबर में जानेंगे। शुक्रवार को मकर संक्रांति के खास मौके पर कपिल शर्मा की बायोपिक का ऐलान किया गया है। उनकी जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को फनकार का नाम दिया गया है। फुकरे फेम डायरेक्टर मुरुगदीप लांबा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण महावीर चांद द्वारा किया जा रहा है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है फॉर्मूला ऑफ लॉकडाउन। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कहर से सहमी दुनिया। किन देशों ने लगाया लॉकडाउन, जाने भारत का क्या है हाल। तो कई मुल्कों ने अपने देश में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। कई देशों ने अपने यहाँ कठोर प्रतिबंध लागू किए हैं। भारत के कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन ने कहर ढाया है। आखिर वह कौन से मुल्क है जिन्होंने अपने देश में प्रतिबंध लगाया है, चलिए देखते हैं। तो पहला नाम आ रहा है कनाडा का। कनाडा में ओमिक्रॉन वायरस ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इसी के चलते कनाडा में काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं, सख्त लॉकडाउन लगाए गए हैं। स्कूल और अन्य इंडोर एक्टिविटी पूरी तरह से बंद है और नियमों का उल्लंघन करने पर $6000 का जुर्माना भी लगाया है। यूरोपीय देश ब्रिटेन की बात करें तो ओमिक्रॉन से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है। ब्रिटेन में सरकार दुविधा में है कि ब्रिटेन में लॉकडाउन का जमकर विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि देश में स्कूल और व्यापारिक क्रियाकलाप बंद होंगे। यूरोपीय यूनियन के देशों ने बढ़ते कोरोना के बाद स्कूल और व्यापार बंद नहीं करने का फैसला लिया था। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में कोरोना वायरस ने विकराल रूप धारण कर लिया था। अमेरिका में संघीय और राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाने से कतरा रही है। ओमिक्रॉन के प्रसार के बावजूद आधे से ज्यादा राज्यों में व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका के बाद चीन में भी काफी संक्रमण फैला है। चीन में देश की करीब 2 करोड़ आबादी घरों के अंदर कैद हो गई है। आपको बता दें दूसरी लहर के दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था। दक्षिण अफ्रीका में यह वेरिएंट तेजी से फैला और दक्षिण अफ्रीका में भी काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं और चीन ने भी प्रतिबंध लगाए हैं। तो सारे विश्व में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कहर ढा रहा है। क्या कुछ लॉकडाउन को लेकर अपडेट आती है हम आपको बता देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो बजट सत्र पर संकट के बादल छाए हुए हैं। संसद के 700 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। क्या मॉनसून सत्र 2020 जैसी लागू होगी पाबंदियां? जी हां दोस्तों, अब बजट सत्र आ चुका है, लेकिन संसद भवन में काफी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 31 जनवरी से 2 चरणों में शुरू होने जा रहे बजट सत्र पर संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के बीच होने जा रहे हैं इस बजट सत्र से पहले संसद के 700 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो 4 जनवरी तक सांसद परिसर के 718 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर होगी। ऐसे में बजट सत्र के दौरान संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा रह सकता है। देखते अगली खबर आई है अहमदाबाद से। पक्षियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। मकर संक्रांति के दिन अहमदाबाद में 500 से ज्यादा पक्षी हुए घायल। कोरोना अभियान द्वारा किया गया सभी का इलाज।
उत्तरायण का त्यौहार पतंग रसिकों के लिए आनंद और मजे के लिए होता है, लेकिन पशु पक्षियों के लिए यह त्यौहार आंसू लेकर आता है। पतंग की डोरी हर साल सैकड़ों पक्षियों को घायल करती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। मकर संक्रांति के दिन अहमदाबाद में करीब 500 से ज्यादा पक्षी घायल हुए, लेकिन सरकार द्वारा चलाए कोरोना अभियान के तहत पूरी टीम तैयार थी। जैसे ही कहीं से सूचना मिली कि अमुक स्थान पर पक्षी घायल हुआ है, तो तुरंत टीम वहां पहुंचकर पक्षी का तत्काल इलाज करती थी। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कबूतरों को बचाया गया और इनका इलाज भी किया गया है। तो अगली खबर में जानेंगे उज्जैन का पॉजिटिविटी रेट 157 कोरोना पॉजिटिव केस उज्जैन में। ऋषिनगर, नानखेड़ा, अलगधाम और सेठी नगर बने कोरोना हॉटस्पॉट। 157 मरीजों में से 155 मरीज उज्जैन शहर के हैं। आपको बता दें कि मेहदीपुर और घटिया में एक एक पॉजिटिव निकले हैं। उज्जैन जिले के 954 मरीज होम आइसोलेटेड है, जबकि 20 मरीजों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिविटी रेट में मरीजों का पॉजिटिविटी रेट 7.05% रहा। उज्जैन के 5 इलाके हॉटस्पॉट में हैं। आपको बता दें कि नानखेड़ा, अलगधाम, विवेकानंद कॉलोनी, ऋषिनगर और सेठी नगर में सर्वाधिक कोरोना के पेशेंट है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे गणतंत्र दिवस की परेड पर कोरोना का खतरा। 24,000 लोग ही प्रोटोकॉल के साथ होंगे शामिल। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा दूसरी बार होगा कि जब गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे कोरोना महामारी के साए में मनाया जाएगा। इस दौरान यहां पर आयोजन के तरीके में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया कि पिछले साल परेड में शामिल होने वाले 25,000 लोगों की तुलना में इस बार 24,000 लोगों को इसे देखने की अनुमति होगी। हालांकि यह आम दर्शकों, गणमान्य व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों, बच्चों, एनसीसी कैडेटों, राजदूतों, सीनियर नौकरशाह और राजनेताओं के बीच ही होगी। अगली खबर आई है राजस्थान की सियासत से। सचिन पायलट बोले, बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा नहीं बना पाएगी। इतना ही आत्मविश्वास है तो यूपी में नेता बीजेपी छोड़कर भाग क्यों रहे हैं। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सियासत के गलियारों से खबर आ रही है कि सचिन पायलट ने अब बयान दिया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि बीजेपी यूपी में नेताओं का पलायन हो रहा है, मंत्री एमएलए छोड़ रहे हैं। इतना ही आत्मविश्वास है तो लोग बीजेपी छोड़कर भाग क्यों रहे हैं। यूपी में बीजेपी में खींचतान भी जग जाहिर है। राम मंदिर के चुनावी फायदे पर पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब इसका सब दलों ने स्वागत किया है। बीजेपी को अब इसका फायदा नहीं होगा। बीजेपी चाहकर भी राम मंदिर को मुद्दा नहीं बना पाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में है एमपी में कोरोना की सिचुएशन। छिंदवाड़ा में 19 साल के सस्पेक्टेड पेशेंट की मौत, ऑक्सीजन लेवल कम था। भोपाल में मां संक्रमित नवजात बच्चे हुए नेगेटिव। जी दोस्तों, छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में कोविड केयर वार्ड में एडमिट सस्पेक्ट पेशेंट की मौत हो गई है। 19 साल के नीलेश युवनाथी को 13 जनवरी की रात को अस्पताल लाया गया था। आपको बता दें कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण कोविड जैसे सिम्टम्स होने पर उसे कोविड केयर आईसीयू वार्ड में एहतियातन भर्ती किया गया था। 14 जनवरी की रात उसकी मौत हो गई। युवक हर्रई ब्लॉक के बटका खापा ग्राम का रहने वाला था। आपको बता दें कि कोविड केयर प्रभारी डॉक्टर भूपेश जैन का कहना है कि मौत की वजह बैक्टीरियल निमोनिया है। सुबह मृतक की आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी उन्होंने नेगेटिव बताई। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर भी मध्य प्रदेश से आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो अभी रतलाम से खबर आ रही है कि रतलाम में 98 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रतलाम जिले में 7 दिनों में 4 गुना एक्टिव केस हो गए हैं। कोरोना मरीज 13 से 17 वर्ष के बीच है। 6 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। 8 जनवरी को जहां जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 102 थी, वह अब बढ़कर 400 के पार हो गई है। 13 से 17 वर्ष के बच्चे भी संक्रमित है। 6 साल के बच्चे भी संक्रमित है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 350 तक पहुंच गई है। तो इस खबर में जानेंगे राम रहीम को सजा के बाद पंजाब में पहला चुनाव, डेरा सच्चा सौदा, पॉलिटिकल विंग को जेल से आएगा आदेश। जी हां दोस्तों, सलाखों के पीछे से सियासत पर पकड़ बना रहे हैं राम रहीम। क्या है खबर में जानेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के जेल जाने के बाद 14 फरवरी को पंजाब में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। इन चुनावों में जीत के लिए हर राजनीतिक दल ने डेरे की दौड़ लगानी शुरू कर दी है। 9 जनवरी को कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी के कई नेता बठिंडा स्थित डेरे की सबसे बड़ी शाखा में अपनी
हाजिरी लगा चुके हैं। इस बार राम रहील जेल से ही अपना फैसला डेरा पॉलिटिकल विंग को भेजेंगे, जो इसे डेरा प्रेमियों तक पहुंचाएगी। पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। यह डेरे प्रदेश के माझा, मालवा और दबोआ क्षेत्र में अपना अपना वर्चस्व रखते हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित डेरा सच्चा सौदा का पंजाब के मालवा रीजन के करीब 69 सीटों पर सीधा प्रभाव है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे पंजाब कांग्रेस की 70 टिकटें फाइनल, एमएलए मंत्री अपनी सीटों से लड़ेंगे और सिद्धू चन्नी जाखड़ में घमासान वाली सीटें। सोनिया जारी करेंगी लिस्ट। जी दोस्तों, स्क्रीनिंग कमेटी सोनिया को लिस्ट भेज चुकी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 70 टिकटें फाइनल कर दी है। लिस्ट कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दी गई है। इसमें ज्यादातर पार्टी के मौजूदा विधायक और मंत्री है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि किसी भी एमएलए और मंत्री को अपनी विधानसभा सीट नहीं बदलने दी जाएगी। आज किसी भी वक्त कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। देखते अगले समाचार। ये समाचार आ रहे हैं गुजरात से। कोरोना अपडेट है। राजनेताओं के साथ गुजरात पुलिस विभाग भी चपेट में आया। पुलिस के जवान 300 कुल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डीजीपी आशीष भाटिया भी हो चुके हैं होम आइसोलेट। जी दोस्तों, गुजरात में मंत्रियों के कारण पुलिस महकमे में काफ़ी कोरोना संक्रमण बढ़ चुका है। गुरुवार से अहमदाबाद शहर में भी सभी पुलिस कर्मियों की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अभी तक कोई पुलिस का जवान अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर मोरबिट और उम्रदराज पुलिस कर्मचारियों को उनके घर के आसपास ही नौकरी करने के लिए उच्च अधिकारियों के बीच योजना बनाई गई है, जिसमें बीमार अथवा उम्रदराज पुलिसकर्मी अगर आवेदन करता है तो उनके घर के आसपास ही नौकरी करने का मौका उनको मिल सकता है। इस खबर में जानेंगे गुजरात की उत्तरायण रूपाणी की पतंग कटी। पटेल की उड़ी। पूर्व सीएम ने बहुत कोशिश की, फिर भी पतंग काटने से नहीं बचा सके। सीएम की पतंग भी ऊंचाई पर हो रहे हैं वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व हो तो सबसे पहले गुजरात की पतंगबाजी की बात होती है, लेकिन गुजरात में 2 राजनीतिक दिग्गजों की पतंगबाजी चर्चा में है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और दूसरे है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो और फोटो जमकर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में फोटो और वीडियो के कारण विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल काफ़ी चर्चा में आ चुके हैं। विजय रूपाणी की पतंग जल्दी ही कट जाती है, वहीं भूपेंद्र पटेल काफ़ी देर तक आसमान में पतंग उड़ाते नजर आते हैं। भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के नारणपुरा में, तो विजय रूपाणी ने अपने गृहनगर राजकोट में उत्तरायण का सेलिब्रेशन किया था। तो इसी के साथ गुजरात की अहमदाबाद की उत्तरायण इस बार फीकी से लग रही है। खबर आ रही है कि कोरोना और ठंड के चलते त्यौहार फीका है। लगातार दूसरे साल भी कोरोना के चलते पर्व का मजा फीका है। वहीं पतंगबाजी के लिए मशहूर गुजरात में भी कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक के चलते लगातार दूसरे साल कोई रौनक देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा रही सही कसर राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने निकाल दी है। ठंड के चलते लोग सुबह बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिसके चलते आसमान में गिनती की पतंगे उड़ रही है। हालांकि दोपहर को धूप खिलने पर आसमान पतंगों से भर गया था। तो कोरोना के चलते इस साल त्यौहार भी फीके से पड़ने लगे हैं। वहीं संक्रमण की दर भी काफ़ी बढ़ रही है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जो कि बिल्कुल भी फ्री है, ताकि हर रोज़ की लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।